Hey guys, my name is Avis Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know सर, जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 चल रहा था, इंट्रोडक्शन चल रहा था। जैसा कि आपको पता है 3 इंट्रोडक्शन के पार्ट आते हैं। हमने सर अपना इंट्रो पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं हम? इंट्रो पार्ट फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं इंट्रो पार्ट सेकंड पे। तो ये जो वीडियो है वो इंट्रो पार्ट सेकंड के लिए होने वाला है और इसके बाद एक और छोटा सा इंट्रोडक्शन आएगा इंट्रो पार्ट थर्ड, वो आप देख लीजिए। तो आप निश्चिंत हो जाइएगा कि सर इस चैप्टर से ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको छूटने वाला है, क्योंकि वो सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा, चाहे वो आपके आर एस अग्रवाल का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे आर डी शर्मा का हो। जो टॉपिक, एक छोटा सा रद्दी टॉपिक भी और छूट जाए तो मुझे कहना तुम, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, जिस तरह से पढ़ाऊंगा वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो मैंने कहा था एक दिन बीच करके वीडियो अपलोड होगा, लेकिन कुछ कारणवश, कुछ परेशानियां के कारण 2 दिन बीच करके वीडियोस आ रहे हैं। उसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए, है ना? तो ठीक है सर। वैसे तो हम लोग सर बहुत आगे वाले बच्चे, मतलब कि जिस साल ये वीडियो आप बना रहे हो उस साल नहीं है, बहुत आगे वाले हैं। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता सर कि आप ये जो वीडियो है वो 2 दिन बाद बनाओ चाहे 4 दिन बाद बनाओ। हम लोग के पास तो पूरा का पूरा प्ले लिस्ट है सर। तो अच्छी बात है, ये तो और अच्छी बात है। तब भी हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ सर, ठीक है। तो क्या हम लोग स्टार्ट करें अपना इंट्रो पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? जी हाँ सर। तो जैसा कि मैंने कहा था, इंट्रो पार्ट फर्स्ट में जिस बच्चे ने इंट्रो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा और भागते हुए इंट्रो पार्ट सेकंड पे आ गए, तो वो पहले जाकर इंट्रो पार्ट फर्स्ट देख लें। सर इंट्रो पार्ट फर्स्ट देखने से क्या होगा, सेकंड पे आ जाएंगे तो क्यों नहीं? अरे बुड़बक, इंट्रो पार्ट फर्स्ट देखोगे ना तो उसमें जो इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है इस क्वेश्चन के रिलेटेड, वो आपको समझ में आएगा, तब ये सवाल आपसे सॉल्व होगा। ऐसे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा ना अगर सॉल्व नहीं हुआ तो। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो आप। तो ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2 का। ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उन्हीं पे आधारित हैं। हाँ, कृपया ध्यान से पढ़ें, जोखिम भरा हुआ है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो पढ़ते हैं। चेक वेदर, आपको चेक करने का है द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको जो एक पेयर्ड इक्वेशन दिख रहा होगा, हाँ सर हमें एक पेयर्ड इक्वेशन दिख रहा है, उसको चेक करना है। सर क्या चेक करना है? क्या वो कि कंसिस्टेंट है कि नहीं? सवाल समझे? एक पेयर्ड इक्वेशन आपके पास गिवन है और आपको ये चेक करना है कि वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। अब कई बच्चों को यहाँ दिक्कत आ रही है, सर कंसिस्टेंट समझ में नहीं आ रहा। अरे भोंदूराम, तू जाके इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट देख, तब यहाँ पे आओ। कितना बार मैं कहूँ आपको, है ना? और फिर भी आप चाहते हो कि सर उसमें तो बहुत समय लग जाएगा, फिर मेरे पास उतना समय है नहीं, तो ये भी वीडियो क्यों देख रहे हो? आपके पास तो समय है नहीं। देखो भाई, ऐसा ही मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। तो जाके इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट देखो, फिर इस सेकंड पे। बहरहाल कुछ कुछ बातें हैं तो मुझे बताना ही पड़ता है कि आपको ये जो पेयर्ड इक्वेशन है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट दिखाना है। कंसिस्टेंट मैं आपको कहूँ, दो बातें होती हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बहरहाल तो मैंने ये बातें बता रखी है पीछे, लेकिन कुछ बच्चे ढीठ हैं, उसको यही वीडियो देखना है और पीछे भी नहीं देखना। तो देख लो, उसके लिए है कंसिस्टेंट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट। कैसे? एटलीस्ट वन सोल्यूशन, एक सोल्यूशन तो होना चाहिए। किसका सर? ये पेयर्ड इक्वेशन का एक सोल्यूशन होना चाहिए, जी हाँ। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? नो सोल्यूशन। क्या होता है? नो सोल्यूशन। कुछ समझ में आ रहा है आप सबको? हाँ सर, हमें सब समझ में आ रहा है, हमें सब समझ में आने लगा है और आ भी रहा है। कहने का मतलब मेरा ये, जब कोई कहे कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इसका मतलब कम से कम एक सोल्यूशन तो होगा ही, और जितना होगा वो तो निकाल ही लेंगे ना। हाँ, और कोई कहे इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा जी। वही फाइंड करना है आपको, ये जो पेयर्ड इक्वेशन है क्या वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। क्या बातें पल्ले पड़ रही है? हाँ सर, बातें पल्ले पड़ रही, तो ठीक है। फर्दर वी हैव टू सॉल्व इट, ओके? हाँ सर, ठीक है। तो पहले तो जो इक्वेशन लिखा उसको लिखो, या तो आपको अगर लिखा है पहले से तो अच्छा है, मेरे लिए क्या लिखा हो आपके लिए तो आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, तो इसको आप कॉपी में लिखो। फिर वहाँ से आपको सर A1 लिखना है, A2 लिखना है, फिर आपको B1 लिखना है और B2 लिखना है, फिर वहाँ से C1 लिखो और फिर C2 लिखो। जल्दी से लिखो। तो ये मैंने बता रखा है क्या होता है A1 A2 B1 B2 और C1 C2। लिखिए, जिसको आता है वो लिखिए, जिसे नहीं आता वो मुझे फॉलो करेंगे। फॉलो मी। सर कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है, पर इसको बस देखना है। A1 A2 होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो ना। A1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन का A, A2 का मतलब सेकंड इक्वेशन का A। क्या बातें पल्ले पर? यहाँ सर पल्ले पर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन का A क्या है? A का मतलब क्या है? A का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है सर। और वही फर्स्ट इक्वेशन में A क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 2 है। क्या है? 2 है, तो 2 लिखो। सेकंड इक्वेशन में सर 4 है, तो 4 लिखो। इसमें B1 क्या है? सर B1 B2 कोफिशिएंट ऑफ Y होता है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो 3 है और इक्वेशन 2 की बात करें तो 6 है। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं? हाँ जी सर। C1 C2 होता है मेरे भाई कांस्टेंट टर्म, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपको लिखा गया है।
क्या आप सबको कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहा है? सर दिखाई तो दे रहा है, लेकिन आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था उस स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह नहीं सर, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है सर हमको। कैसे सर, कैसे कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? देख, क्या मैंने एक्सपेंडेड, सॉरी क्या था यार, भूल भी गया। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था आपको कि ए एक्स जोड़ बी वाई, एक्स जोड़ बी वाई जोड़ सी बराबर 0, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। अब इस फॉर्म पे हमारा ये इक्वेशन चाहिए, ये इक्वेशन नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिख सकते हो। सर कैसे लिखेंगे? एक काम करो ना, इसको 2x लिख लो बराबर देके, प्लस का 3y लिख लो, ये प्लस का 6 इधर लेके आ जाओ तो माइनस का 6 हो जाएगा बराबर 0। आप भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, इसको भी सेम ऐसे ही कर लो। अगर यहाँ से भी आप ऐसा करते हो और C1 लिखते हो जो कि कांस्टेंट टर्म है, जो कि आपको साइन के साथ लिखना पड़ता है, तो -6 लिखोगे, है ना। और इस केस में जब आप करोगे तो 4x आएगा, प्लस का 6y का 6y आएगा, और ये प्लस का 12 उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा बराबर 0, है ना। तो यहाँ से आपको -12 आता है कांस्टेंट टर्म, ऐसा कर सकते हो। लेकिन क्या है ना कि जब आप इसका रेशियो निकालोगे, क्योंकि हमको रेशियो चेक करना पड़ता है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, वहाँ से मालूम चलता है 3 बातें कि लाइंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट है या नहीं, कितने सोल्यूशंस हैं, वो 3 बातें मालूम चलती है। पर यहाँ पे हमको एक ही बातें पूछ रहे हैं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। हाँ सर ठीक है। इसके लिए भी आपको इसका रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। और जब आप कोई रेशियो लेते हो, मतलब एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर के साथ जब रेशियो लेते हो, जैसे कि प्लस प्लस है तो 6 6 2 12, तो 1/2 आया। अगर ये मान लो तुम ऐसा रहता, ऐसा ही में हम अगर रेशियो ले लें कांस्टेंट टर्म जो कि होता है जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, तो अगर यहाँ से उठा के रेशियो लें तो 1/2 आएगा। और लेकिन जब यहाँ से उठा के लेते हैं -6/-12, तो माइनस माइनस खत्म हो जाता है, 6 6 12, इस केस में 1/2 ही आता है। तो बहुत सारे बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम होता है, सर अब क्या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा? नहीं लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा। नहीं जी, बिना लिखे भी काम चल सकता है और लिख के भी काम चल सकता है। मेरी मानो तो मत लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्यों सर? क्योंकि इससे टाइम थोड़ा सा आपका जाएगा एग्जाम में। हाँ सही बात है, आप जैसा फॉर्म लिखा है वैसा ही लिख दो, और यहाँ पे प्लस में है तो तुम भी प्लस में दो। यहाँ हम जो आपको माइनस लिखे है ना, वो इस इक्वेशन को देख के लिखे हैं, इस इक्वेशन को, इसको देख के नहीं लिखे हैं। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम इसको देख के लिखो यहाँ पे। क्या कुछ बातें पल्ले पड़ी? हाँ सर पड़ रही है। इसका मतलब सर इसको मैरअप कर दूँ? हाँ जी। तो इसको ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये हमको टाइम वेस्ट लगता है, और ये माइनस भी देने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों सर? क्योंकि इसका साइन प्लस में है, इसका प्लस में, तो अब यहाँ से देख के मैंने लिखा है। पहले मैंने साइन लगाया था माइनस, तो यहाँ से देख के लिख रहा था, अब इसको यहाँ से देख के लिखा जा रहा है। क्या कोई बातें सर दिक्कत कर रही है आपको? नहीं सर, सारी बातें समझ में आ रही है हमको, सारी बातें सर ठीक है। तो क्या हमने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 लिख लिया है? हाँ सर लिख लिया है। क्या आगे बढ़े? हाँ सर। अब आप ही के हाथों में रेशियो चेक करना। A1/A2 निकाल दीजिए। सर A1 है 2, A2 है 4, काट दीजिए, 2 1 2, 2 2 4, कितना आ गया? 1/2। अब ये आप पे काम करो, B1/B2 निकाल लो। B1 क्या है? तो आप बोलोगे सर 3 है, और B2 है सर 6, तो काट दो, 3 1 3, 3 2 6। क्या बात है, पल्ले पड़ रही है? हाँ सर पल्ले पड़ रही है। अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊँ? हाँ सर बताइए सर, ट्रिक बहुत अच्छा लगता है, ट्रिक बताइए। आपने A1/A2 निकाला, हाफ निकला। अरे 1/2 का हाफ बोलते थे बुड़बक। तो आपने A1/A2 निकाला और हाफ निकला। आपने B1/B2 निकाला, वो भी हाफ निकल गया। सुनो, क्या दोनों बराबर हैं? हाँ सर बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तभी जाके तुम थर्ड निकालना। क्या मैंने कहा? अगर ये दोनों रेशियोज बराबर हैं तभी जाके तुम थर्ड निकालोगे C1/C2, वरना मत निकालना। अगर ये बराबर नहीं होता, मान लेते हैं अलग अलग आ जाता वैल्यू, तो ये फर्स्ट केस बन जाता, जहाँ पे A1/A2 का रेशियो बराबर नहीं होता है B1/B2 के रेशियो के, तो वो फर्स्ट हमारा फॉर्म बन जाता है ना, फर्स्ट केस बन जाता। लेकिन ये केस हमें पता नहीं अभी, क्योंकि ये दोनों बराबर आ गया है। अगर ये बराबर आएगा उसके बाद ही थर्ड रेशियो चेक करना है, वैसे नहीं करना है। सर आपने इतनी सारी बातें बोली, सर खिचड़ी हो गया पूरा पूरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। तो तुम एक बात समझ सकते हो? हाँ सर बोलिए। ऐसा करो कि जब A1/A2 तुम निकाले कुछ निकला, B1/B2 निकाले कुछ निकला, अगर ये दोनों बराबर है तभी जाके तुम थर्ड C1/C2 का रेशियो चेक करोगे, वरना नहीं करोगे। सर बराबर है सर, मतलब करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा। जब बराबर नहीं होता तो नहीं करते। क्या कोई दिक्कत नहीं सर? अरे भाई बोलते बोलते हालत खराब करवा देते तुम लोग। 6/12, 6 6, 2 12, 1/2, तो सब बराबर है। क्या है? सब बराबर है। तो यहाँ पे हम कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी। क्या लिखना पड़ेगा सर? हियर A1/A2 जो है वो बराबर आ गया किसके? B1/B2 के। वो भी बराबर है किसके? C1/C2 के। अब बताओ ये वाला केस कहाँ आपको देखने को मिलता था? ग्राफिकल मेथड से जब हम कोई पेयर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो हमने इससे पिछले वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कहा है कि अगर ऐसा मिल जाए तो कौन सी 3 बातें होती हैं वो आपको बताना है अभी, क्योंकि आपका टेस्ट हो रहा है। बताओ।
सर जहाँ तक हमें पता है, जब तीनों बराबर आ जाता है तो लाइन कोइंसिडेंट हो जाते हैं, और जब लाइन कोइंसिडेंट हो जाते हैं तो उसके इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और क्योंकि इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो वो कंसिस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब ये हमारा पीरियड इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। तो सर क्या यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें क्या कि इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट? अरे सर आपका राइटिंग डॉक्टर से कम है क्या? नहीं, अब ठीक है, हाँ, इट इज कंसिस्टेंट। सर सही में आपका राइटिंग डॉक्टर से कम नहीं, ठीक। तो क्या डायरेक्ट ऐसा लिख दे क्या, और ये हमारा आंसर नहीं है? हम एक, तुम मेरी बात सुनोगे? हाँ सर बोलिए। ऐसा डायरेक्ट मत लिखो, इससे पहले एक लाइन लिख लो। क्या सर? हेयर द लाइन्स आर, द लाइन्स ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस पेयर्ड इक्वेशन इज कोइंसिडेंट। मतलब क्या है सर आपका? मतलब मेरा ये है, जब ये केस होता है, जब फर्स्ट रेशियो बराबर होता है सेकेंड रेशियो के, बराबर होता है थर्ड रेशियो के, और हमारा जो लाइंस बनता है वो सर को इंसिडेंट बनता है। को इंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक लाइक कर जाता है, और ग्राफ पे अगर दो जाने एक दूसरे के ऊपर लाइक कर रहे हैं तो इन्फिनेटली मैंने सोल्यूशन बनता है, आपको पता है। तो ऐसे हैं अगर, तो मैंने कहा था अगर एक भी सोल्यूशन बन जाता है कम से कम, तो ही भाई साहब वो कंसिस्टेंट कहलाता है। यहाँ पर तो बहुत सारे हैं तो फिक्स कंसिस्टेंट होगा। तो मैंने वही लिखा है, हेयर द लाइन्स ऑफ दिस पेयर्ड इक्वेशन। ये जो पेयर्ड इक्वेशन है इसके जो लाइन्स हैं वो को इंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर लाइक कर रहे हैं, इसीलिए ये कंसिस्टेंट है। आप ऐसे लिख दो तो टीचर जो आपका वो खुश हो जाएगा। क्या बातें पल्ले पर रही? हाँ सर। वैसे तो कई बच्चे इस लाइन को गायब कर देते हैं, ये लिखते हैं डायरेक्ट, लेकिन मेरी मानो भाई तो ऐसे तुम मत करो, ऐसे तुम मत करो। कोई दिक्कत ना? जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हाँ सर ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर बढ़ते हैं। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, आज के सेशन में बस क्वेश्चन ही करेंगे, 2 सवाल था वो करेंगे, और सेकेंड जो मेथड है आपका, एक था ग्राफिकली, एक था अलजेब्रिकली, वो थोड़ा सा देख लेंगे, है ना? ठीक है सर, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सवाल क्या बोल रहा है? ऐसे सवाल बोर्ड कई बार पूछता है तो थोड़ा ध्यान रखिए, आप थोड़ा इस सवाल पे ध्यान रखिए। और ये जो सवाल आपको अच्छे से दिख रहा है, ये बउआ 2006 के 2006 के सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है। मैं एक जगह मेंशन कर दूं क्या? हाँ सर कर दीजिए। 2006 में ये सवाल आया था, और ये सीबीएसई के द्वारा पूछा गया था। क्या बातें क्लियर है? आप देख के कई बच्चे घबरा गए, अरे सर ये तो सीबीएसई का पूछा हुआ सवाल है, हमसे तो नहीं बनेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरा कोशिश करना है और बनाना भी है। ठीक है? हाँ सर ठीक है। कहीं कहीं बच्चे अलग अलग स्थिति में डमाडोल हो रहे हैं, उनके सर दर्द हो रहे हैं। सर ये क्या दे दिए हैं? तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। जी हाँ, आपको सॉल्व करना है ग्राफिकली। आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकली? सर नहीं पता है, बताओ। हाँ ठीक है बता देते हैं। अब पहले ग्राफिकली सॉल्व तो करो, उसके बाद जाके ये लाइन पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे। हाँ सर ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखें क्या? हाँ सर अच्छे से लिखिए सर, आप ही का बोर्ड है, आप जो चाहे सो कीजिए। हम तो कहते हैं सर बोर्ड तोड़ दीजिए, नहीं बोर्ड नहीं तोड़ सकते, ये रोज ही रोटी है हमारी। हाँ सर ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन उतार देना, यहाँ पे छाप देना, और उसके बगल में एक बॉक्स टाइप का बना देना इस प्रकार से। एक जगह एक्स लिखना, एक जगह वाई लिखना। यहाँ पे एक्स का मान हम लोग लेट करेंगे, वाई निकालेंगे, फिर एक्स का मान अपने मन से लेट करेंगे, वाई निकालेंगे। सर हमारे स्कूल वाले सर ने तो कहा है सर कि 3 3 वैल्यू लेने के लिए, आप तो 2 ही बता रहे हो, लगता है आप गलती बता रहे हो और हमें गलती ही सिखा दोगे। नहीं रे मूर्ख, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको, वैसे तो ये ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करते तो स्ट्रेट लाइन से आते हैं, तो कभी भी आप ग्राफ पे अगर लाइन ड्रॉ करते हो तो लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। दुनिया में कोई भी लाइन हो, उसको ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, एक पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की, हम मैं क्या बोल रहा हूँ, बस 2 पॉइंट है, कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैंने 2 बॉक्स खाली छोड़े हैं। आपका मन, आप 3 बॉक्स ले लो, 5 बॉक्स ले लो, 10 बॉक्स ले लो, आज जिंदगी भर बॉक्स लेते रहो, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि हर एक अलग एक्स पे एक क्रॉसपॉन्डिंग वाई होगा, है ना? हर एक एक्स पे एक वाई होगा इन द सेम वे। इसीलिए मैंने आपको इसका जो, इसके पीछे का जो राज है वो मैंने खोल दिया आज, इसका पर्दाफाश कर दिया हमने सर। हाँ ठीक है, ठीक है सर, ये सब बात होती रहेगी। फिलहाल कुछ ऐसा बताइए जो ये बॉक्स को हम तुरंत भर सके। हाँ, मेनली आपको ये बॉक्स ही भरना है। अब एक्स ये लिए, फिर सॉल्व करे, फिर वाई निकाल रहे हो, ये आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, है ना? बस हम ये बॉक्स भर लेते हैं। सर पहले तो इस इक्वेशन को ठीक ठाक कर लेते हैं, अच्छे से फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो ये सर माइनस का 10 है, उस हट जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, और ये 2y है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से सर हमें दिखने लगा। ये x का x लिख लो, बराबर का बराबर लिख लो, 10 का 10 लिख लो, माइनस का माइनस, 2y का 2y, और सर 3 गुना में जो है उधर आने पर डिवाइड में हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सर हमें दिक्कत है तो तुम चूल्हे भर पानी में डूब जाओ, क्योंकि ये दिक्कत होने वाला सवाल है ही नहीं, इसमें कुछ दिक्कत हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक सर,
क्या बात है, क्लियर? हाँ सर क्लियर है। अब अब तुम y अलग अलग पुट करो, x का मान निकलते रहेगा। हाँ सर, हमारे टीचर ने तो बताया था यहीं से पुट करना स्टार्ट कर दो, लेकिन आपने यहाँ से करना बताया है, क्यों? इसीलिए बताया हमने क्योंकि आपको बार बार इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, एक बार कर लिए। अब बस इसमें y का मान पुट करते जाओ, x निकलते जाएगा। तो लेट करो, y का मान लेट करो, जल्दी से करो, जो मन में आ रहा सो लेट करो। सर मेरे मन में तो सर 1 ही आता है हमेशा। सर हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने राई हैं, देश के सिपाही हैं सर। बोलो मेरे साथ, अरे गीत नहीं गुनगुनाना है, यहाँ देखो पहले। अगर हम y 1 लेट करते हैं, अगर हम y को 1 लेट करते हैं तो देखते हैं इसके क्रॉसपॉन्डिंग में x क्या आता है या x क्या देता है। तो 10 का 10 माइनस का माइनस 2 का 2, y की जगह 1 लिखोगे, बटा का बटा, 3 की जगह 3। सॉल्व करो, 10 माइनस का माइनस 2 1 2 बट्टे 3। सॉल्व करने पे सर क्या आया, कितना? ये कुछ गड़बड़ सा हो गया क्या? सर कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप सर, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दया। हाँ जी सर, यहाँ पे सर लगता है 11 था 10 लिखा गया ना। सर आप शुरुआत से गलती करते आ रहे हो सर, आपसे तो बात ही करना बेकार है। अरे नहीं बालक, थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो गया है, लगता है 3x 2y। अरे देखो यहाँ पे 10 लिखा गया, 11 होगा। देखो लाइव क्लास नहीं नहीं तो अभी तक बच्चे जो है ना दिमाग ख़राब कर दिए रहते हैं। सर हमने आपकी गलती पकड़ ली सर, गलती पकड़ ली। अरे ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, आप लोग ध्यान दे रहे हो बोर्ड पे। गलती वही बच्चा पकड़ता है जो ध्यान बोर्ड पे ध्यान देता रहता है एक्चुअली में। हाँ सर, अब 11 में से 2 माइनस करो तो 9 बचेगा, नीचे में 3 डालो, काट दो। सर आ गया 3। और आपको हमेशा एक बात कोशिश करना है कि आप जो नंबर ले रहे हो, मान लेते हैं आपने 1 लिया और इसके क्रॉसपॉन्डिंग में आपको x का मान 3 मिल गया, तो ये एक अच्छा साइन है, एक अच्छा साइन है। ऐसे भी कई वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, ऐसा मान लें कि बोलें कि आप 6 ले लो, इसके क्रॉसपॉन्डिंग में 2/5 निकल के आ जाए, तो फिर इसको कहाँ दिखाओगे पॉइंट पे? इसीलिए ऐसा वैल्यू कभी मत लेना, है ना। अगर तुम ले भी लिए तो उसको मिटा के फिर उसके जगह दूसरा वैल्यू लेना। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये जो काम है ये रफ काम है। क्या है? रफ काम। इसलिए मैं ये नहीं लिखवाता बच्चों को, बस तुम इसको रफ में करो, बस ये तुम टेबल को भर लो, टेबल भर लोगे काम हमारा निकल जाएगा। हाँ सर ठीक है, बात है सर, समझ में आ गई। आप कुछ वैल्यू ले लो, कुछ भी लो, 2 3 4 5 6 7, आपकी जो इच्छा है आप वो ले सकते हो। तो ठीक है सर, क्या ले सर 7 ले ले। देखो 7 लेके देखो क्या आता है, 11 का 11 माइनस का माइनस 2 का 2 गुना का गुना, वाई की जगह 7 बट्टे 3, 11 माइनस 7 दूनी 14 बट्टे 3। 11 में से 14 घटा दो। सर ये तो छोटा में से बड़ा कैसे जाएगा? अरे मूर्ख, अपोजिट साइन है तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, जो कि 3 आएगा, और साइन हमेशा बड़े का होता है, इसका साइन माइनस आ जाएगा। ये 11 बड़ा कि 14 बड़ा? सर ये 14 बड़ा है, इसका साइन माइनस है तो माइनस लगा दिया। हाँ नीचे में 3 है तो 3, अब 3 से 3 काट दीजिए, आप कितना आ जाएगा सर? -1 आ जाएगा। क्या बात है, पल्ले पर रही है। हाँ सर, मतलब 7 लिए तो -1 मिला। हाँ, अब नेगेटिव नंबर आएगा तो आप ले सकते हो, पूरा का पूरी आपको हक है, आप ले सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन में आएगा तो उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा, है ना, क्योंकि आपको दिखाने में दिक्कत आप ही को होगा। ठीक है, ऐसे कर दें सर ये, लेकिन नहीं दिखाएंगे तो हमारे टीचर नंबर हम अगर काट लिए तो नहीं काटेंगे। उसके जगह पे आप एक लाइन लिख देना, इफ़ y बराबर 1 देन x बराबर 3, इफ़ y बराबर 7 देन ऐसे लिख लेना, देन वी गेट x बराबर क्या था, 3 था इसमें, वी गेट x बराबर -1। इस तरह से लिख लोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा ना। तो पहले मैंने ये किया, दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। आप सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 2x - 3y। इस बार इक्वेशन सही सही लिखेंगे, इस बार कोनो गलती नहीं होना चाहिए। हाँ सर समझ में आ गया सर, मुझे को समझ में आ गया। हाँ ठीक है, आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। एक बॉक्स बनाएंगे। अब एक बच्चा हमसे बहस करने लगा, सर ये आप बार बार 2 ही वैल्यूज़ लेते हो एक्स वाई का, 3 4 5 काहे नहीं लेते हैं? तो आप क्या इच्छा भाई, तुम 5 लो 10 लो 15 लो, हम तो भाई 2 ही लेते हैं, 2 से मेरा काम बन जाता है, तुम 2 ही लेते हैं। अगर मान लेते हैं आपको 2 रोटी खाने से पेट भर जा रहा है तो 2 ही रोटी खाओगे, ऐसा तो नहीं है कि 10 निकल लिए, है ना, कि ज़िंदगी में इसके बाद तो फिर मिलेगा ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं करना, जितना में काम बन जाता है उतना में काम निकाल लेने का होता है। हाँ सर, एग्जाम में हमें ये पता है सर कि अगर अधिक टाइम वेस्ट करेंगे तो आगे भी तो सवाल है, उसे भी तो करने हैं। हाँ जी, उसे भी करने हैं आपको। तो पहले यहाँ करो, दिमाग मत लगाओ, यहाँ से काम करो, एक x निकालो या तो इस यहाँ से y निकालो इन टर्म्स ऑफ x। अगर x निकाल ले हो तो इन टर्म्स ऑफ y निकलेगा, अगर y निकाल ले हो तो इन टर्म्स ऑफ x निकलेगा, कुछ भी निकाल लो। वैसे तो सर हम हमेशा x ही निकालते हैं, मज़ा आता है सर। तो ये प्लस माइनस का 3y यहाँ जाएगा तो प्लस का 3y, ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10, कोई दिक्कत ना दे सर। x बराबर 3y माइनस का 10 अपॉन में ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया। क्या यहाँ तक सबको समझ में आता है? तो बच्चे सारे हाथ उठाएंगे, हाँ सर हमें समझ में आ रही है सर, हमें तो समझ में आ रहा है सर। तो ठीक है, आप कोई भी वैल्यूज़ लीजिए, आप
कोई भी वैल्यूज़ लीजिए और ये देखिए कि उसके क्रॉसपॉन्डिंग में आपको कौन कौन से वैल्यूज़ देखने को मिलते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है? तो हाँ सर, बातें समझ में हमें तो आ रही, तो अच्छी बात है। तुम कुछ भी ले सकते हो, वैल्यूज़ क्या, वैल्यू तो लेने के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं ना। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो, तो ठीक है, वी हैव टू टेक, क्या लोगे? सोच सोच सोच, क्या ले सकते हो, सोचो। देखो ऐसा है कि मैं कुछ लूँगा, आप कुछ लोगे, है ना। तो आप अपने मन से लो, मैं अपने मन से लूँगा, है ना। हाँ सर ठीक है, अच्छी बात है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, देखते हैं कि कौन से नंबर रखने पे एक इंटीजर ही मिले। देखो, एक इंटीजर रखो और एक इंटीजर वैल्यू भी मिलना चाहिए, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू आएगा तो उसको हटा देना, फिर दूसरे वैल्यू लेना, उसके क्रॉसपॉन्डिंग में एक इंटीजर वैल्यू ही चेक करना। सर इंटीजर फिंटीजर समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मूर्ख हो, तुमने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा ठीक से, वो जाके देखो पहले। ठीक, हमने वाई को 6 मान लिया और यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। 6 8 माइनस 10/2, 18 में 10 गया तो सर 8/2 काट दो, कितना है? अच्छा, इंटीजर वैल्यू मिला, हाँ सर मिला। अरे बुरबखा, देखो ऐसे अगर एक, देखो एक इंटीजर लिया हमने तो एक इंटीजर वैल्यू मिला हमको। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो मान लेते हैं 2 ले लिया, मान लेते हैं, कुछ भी मानने को क्या, हम तो कुछ भी मान लेंगे। अरे मानने को क्या, हम चांद पे चले जाएंगे, ऐसे कुछ भी मान लो ना। मानने का क्या, हम 2 ले लिया और एक बच्चा को उसके क्रॉसपॉन्डिंग में जो एक्स मिला, मतलब कि उसने वाई 2 मान लिया और उसको मान लेते हैं ऐसा कि उसको एक्स मिला 1/2। तो ये फ्रैक्शन मत लेना, फिर आप इसको चेंज करना वाई को, और फिर उस पर एक्स ऐसा लो, ऐसा नंबर लो कि लो इंटीजर और मिले भी कोई इंटीजर, ऐसा कुछ ले लो, है ना। हाँ सर ठीक, तो क्या बातें पल्ले पड़ी। हाँ सर, तो लो लो, अपने हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हो। सर हमारा तो फेवरेट बचपन से सर जीरो ही रहा है, क्योंकि जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करते सर जीरो बन जाता है। एक काम करो सर, जीरो लेकर दिखाओ, जीरो, तो ठीक है, जीरो ले लो, वो आप पे है। ये रफ पार्ट हम समझते हैं तो इसलिए हम इसको लिखवाते भी नहीं हैं, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। इसमें अब हम वाई की जगह पर जीरो पुट करेंगे, देखते हैं एक्स क्या देता है। देखो, कई बच्चे ऐसे भी हैं मार्केट में जो इसको सॉल्व करके टीचर को दिखाते हैं, और वो गलत नहीं भी है देखा जाए तो, वो टाइम पास कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन वो चाहते हैं कि सारा चीज़ टीचर उसके देखें और नंबर कहीं से उसका नहीं कटे। वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वो दिखा देते हैं। लेकिन कई बच्चे इस तरह से फॉलो करके नंबर ग्रहण कर सकते हैं। सर ग्रहण, हाँ जी, प्राप्त, तुम प्राप्त बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्राप्त बोल सकते हो, हाँ ठीक है, सॉल्व कीजिए। सर जीरो ले लिए सर, अखंड भारत हो गए तो -0 -10 बटा 2 काट दो जी, -5। सर ये तो -5 आ गया सर, हमें तो सर अब डर लगने लगा है आपसे। नहीं, कुछ नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ठीक है मिला तो कोई अच्छी बात ही होगी। अब आप ग्रहण कीजिए इसको। सर ग्रहण कर लिए सर, इतना ग्रहण ग्रहण मत करिए। अब बस हमने क्या किया, हमने एक्स या तो वाई लिया, उसके क्रॉसपॉन्डिंग में एक्स निकाल लिया और हमने अपने टेबल को फिलअप कर लिया। यहाँ से ये लाइन आप लिख सकते हो, यहाँ भी आप चिपका सकते हो। इफ़ वाई बराबर, आप 6 लिए थे, देन वी गेट, हमें मिलता है एक्स का मान 4, और इफ़ यदि हमने वाई का मान 0 लिया, देन वी गेट एक्स बराबर -5, है ना। यहाँ तक लिखो, फिर हम एक साइड का रब कर देने वाले हैं, क्योंकि हमें ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसीलिए हमने ये बॉक्स बनाया है। और ये बॉक्स का क्या काम है अभी जस्ट पता चल जाएगा मेरे लाडलो। हाँ सर ठीक है, तो मैं जैसा कि मैंने कहा था, मैं इसको रब कर देने वाला हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। मुझे बस बॉक्स चाहिए था, बॉक्स मुझे मिल चुका है, बॉक्स मुझे मिल चुका है। अब आपको शायद एक बात पता होगी। सर पता तो नहीं है वैसे, आप बोलोगे तो पता चल जाएगा, तब बोल देंगे हम पता है। काफ़ी ऊंचा ना हो गया ये। सर बातें तो सही बोले, सर कोई बात नहीं, ये होता है ओरिजिन, सबको पता होगा। हाँ सर, बचपन से पता है, ये सब चीज़ तो बचपन से पता है, क्या पढ़ा रहे हो आप ही ना। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत ना जी सर, बीच में ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव के नंबर्स होंगे। और ये सर, ये नंबर्स कहाँ तक लेने हैं, ये हमें बहुत डाउट होता है सर, ये आप आज क्लियर कर दीजिए कि नंबर्स कहाँ तक लेने हैं। मतलब सर, मतलब ये पॉजिटिव में कहाँ तक लेंगे, नेगेटिव में कहाँ तक लेंगे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव में कहाँ तक लेंगे, नेगेटिव में कहाँ तक लेंगे। तो ये वैल्यू देख के चेक कर लो ना कि एक्स में आप पॉजिटिव नंबर क्या क्या आपको आया है। सर एक्स में हमको ज़्यादा 3 आया है, ये तो निगेटिव है, और 4 है, मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर 4 है सर। अगर 4 तक भी हम लेते हैं तो मेरे बल्ले बल्ले हो जाता है। और निगेटिव में कहाँ तक लोगे सर, -1 है, उससे बड़ा -5, मतलब इधर तक है, तो -5 तक आपको जाना पड़ेगा। -2 -3 -4 -5,
सर ये आपने एक्स्ट्रा कर दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक, चलो एक आगे तक बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे ले आकर खुशी होगी आपके टीचर को। ठीक है सर, हमने एक्स एक्सिस पे वैल्यू प्लॉट कर लिया। सर वाई एक्सिस पे कहाँ तक प्लॉट करेंगे? देखो ना, वाई एक्सिस में जो पॉजिटिव साइड है उसमें मैक्सिमम नंबर क्या गया है सर? वहाँ पे 7 है सर, अच्छा मतलब कि मैक्सिमम नंबर 7 गया है सर। 1 2 3 4 5 6 7, चल 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5, और नेगेटिव तो है ही नहीं एक्स का, सॉरी मतलब कि वाई का नेगेटिव है ही नहीं। तो अगर वाई का नेगेटिव नहीं है तो कई बच्चे ऐसे भी करते हैं सर, कैसे करते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ से रब कर दो, फिगर जैसे दिखेगा वैसे कर देते हैं। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने वैल्यूज़ ले लिया तो मैं क्या इसको रब कर दूँ? सर आपने वैल्यूज़ लिया कहाँ है? चलो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते थोड़ा सा, है ना। 3 पे 1 देता है, -1 पे 7 दे रहा है ना। ठीक है सर, अब चलो लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ सर ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का प्लॉट करते हैं। सर ये जो लिखा है मतलब यहाँ पे तुम समझ लो, एक्स लिखा है फिर वाई लिखा है। तो पहले हमको सर जैसे हमने पढ़ा था क्लास 9th में, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखाता है फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखाता है। आपने सही पढ़ा है बच्चों। तो मतलब सर पहले एक्स का वैल्यू लिखेंगे, हाँ 4 है तो 4 लिखो, फिर उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वाई है वो लिखना पड़ेगा, हाँ इसके क्रॉसपॉन्डिंग वाई 6 है तो 6 लिखो। तो मतलब सर ऐसे बनाएंगे क्या? हाँ जी ऐसे ही बनाएंगे। तो पहले देखो ना, एक्स पे 4 कहाँ है सर? पॉजिटिव का 4 यहाँ एक्स पे, मतलब ये, और नेगेटिव में क्या है सर? ये भी पॉजिटिव में, क्या बात करें, हाँ तो ये 6 है। तो एक साइड से 4 से निकलेगा तीर, इधर से 6 से निकलेगा तीर, तो 6 से निकालोगे तीर तो कुछ ऐसा निकलेगा, और 4 से तुम निकालोगे तो मतलब इस पॉइंट पे आके दोनों मिल रहे हैं। फालतू का चीज़ मैं रब करता हूँ। हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया है, ये कोऑर्डिनेट है 4,6। क्या कोई दिक्कत है? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी दिक्कत अभी भी है, लेकिन मुझे पता है वो दिक्कत सर आप दूर करवा दोगे। ठीक है, तो x पे -5 देखो, x पे -5 यहाँ पे है, और y में क्या है? y में सर 0 है। अगर x में -5 है और y में 0 है, इसका मतलब यही पॉइंट हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जो फर्स्ट हमारा, सर क्या कर दिया आप, ये तो आप सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई वाले से ड्रॉ करना ही था और इसी पे ड्रॉ करना था, तो कुछ भी कर लो आप पहले, हाँ ठीक। तो फर्स्ट मतलब कि जो सेकंड इक्वेशन है उसका हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब इसे जो लाइन बन रहा है वो लाइन आप ड्रॉ कर दो। ऐसा लाइन ड्रॉ करना जो इससे इसे पास करे मूर्ख, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे कर देना। अरे भाई साहब नहीं, अरे सर थोड़ा सा के लिए आप चुक गए सर, थोड़ा सा। अरे हमें चुकता नहीं, मैं गोला को बड़ा कर दूंगा। हाँ आप सही, ठीक है आप सही सर। सर चालाकी करते हो, हाँ थोड़ा चलता है। अब सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट होगा, सेकेंड इक्वेशन सॉरी फर्स्ट का, क्योंकि सेकंड का हमने कर लिया। फर्स्ट ये है, एक्स लिखा है 3 लिया है और वाई को 1 लिया है, मतलब वाई यहाँ से निकल रहा है और एक्स यहाँ से निकल रहा है, यहाँ आके मिल गया। तो ये पॉइंट हो गया हमारा। बोल भाई बोल, तूने ये क्या किया? अपने एक क्या सा गाना गाना स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक, ऐसा है, ये 7 है, ये मेरा भाई 7 है, और ये कोऑर्डिनेट -5.0 है ना। ठीक है सर। अब सेकेंड को करते हैं, एक्स पे -1 है जो कि यहाँ पे है, और वाई पे 7 है प्लस का, मतलब ऊपर होगा, मतलब इधर से निकलेगा ये और यहाँ से निकलेगा -1, कुछ इस प्रकार से निकलेगा। हाँ सर, यहाँ पे आके मिल रहा है, जहाँ पे मिलता है वो हमारा पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाता है। अब एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, लाइन खींच दो, खींच दी। हाँ सर लाइन खींच दीजिए सर, कुछ इस प्रकार से। क्या सभी बच्चों को इस प्रकार से आया है? हाँ सर आया तो है, आया तो है, क्या बात करो सर, आया है। ठीक है अच्छा बात है। तो क्या हमारा सर ये खत्म हो जाता है? नहीं जी, अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ तो बाकी है ना मेरे भाई। क्या सर क्या बाकी है? तो ऐसा है, पहले बोल रहा था कि ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जो आंसर आया ग्राफिकली वो तो आपको लिखना पड़ेगा ना। तो लाइंस कैसे बन रहे हैं? लाइंस बन रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रहे हैं। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता है तो पता है ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे आके कट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चे बच्चे को पता है। क्या आपको पता है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? सर जी सर हमें पता है सर, हमें बचपन से पता है। देखने से लगता है सर यहाँ से आ रहा है 1 आ रहा है और यहाँ से 1 आ रहा है सर, यहाँ से 4 आ रहा है, मतलब ये पॉइंट 1,4 है। मतलब जो हमारे सोल्यूशन है वो 1,4 है। तो जो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन है वहाँ से जो एक्स का मान निकला, जो कि क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक पॉइंट पे क्रॉस करता है, और वहाँ से जो हमारा सोल्यूशन निकला है ना, एक्स का और वाई का। एक्स होता है फर्स्ट जो कि 1 है, देखो ना, और वाई होता है सेकेंड जो कि 4 है। मतलब ये हमारा सोल्यूशन निकल चुका है। हेयर कितना हेयर
एक्स बराबर ये और तो ग्राफिकली हम लोग एक्स और वाई का मान ऐसे निकालते हैं, जी हाँ। और एल्जेब्रिकली मेथड में हम लोग सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्राफिकली सॉल्व किया हमने। तो पहले हमने बॉक्स डब्बा बनाया और डिफरेंट डिफरेंट वाई के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्स हमने देखा। हमने 2 डिब्बा बनाया 2 इक्वेशन के लिए। डिब्बा बनाने के बाद हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया, उस पर ये दोनों लाइन का ग्राफ प्लॉट किया, क्योंकि हमने देखने में आ रहा है कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है और एक दूसरे को कट कर रहा है एक पॉइंट पे, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स बन रहे हैं। और जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनते हैं तो कितने सोल्यूशन होते हैं सर, एक होते हैं सर। तो एक सोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है 1,4। 1,4 का मतलब होता है पहले 1 है मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है, बाद में 4 है मतलब वो वाई कोऑर्डिनेट है, और वैल्यू एक्स और वाई की होती है। तो पहले x1 आ गया, दूसरा में y4 आ गया। क्या कोई दिक्कत ना, जैसे कोई दिक्कत सर। और कुछ बोल रहे हैं, हाँ थोड़ा सा और कुछ बोला, क्या सर? ब्रैकेट में लिखा हुआ देखो, सेट द रीजन बाउंड बाय देयर लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। आपको वो रीजन को सेट करना है, रंगना है, जो कि सर वो लाइंस के द्वारा बने हैं, ये लाइंस के द्वारा बने हैं, एंड द वो लाइंस के द्वारा बने हैं, और जो एक्स एक्सिस के द्वारा बने हैं। तो ये रहा एक्स एक्सिस ही और ये लाइंस, इनके द्वारा जो लाइंस, इनके द्वारा जो रीजन बने हैं उनको सर आपको सेट करना है। मेरे पास मार्कर था तो मैंने मार्कर सेट कर दिया, आपके पास पेंसिल है तो पूरे पेंसिल से रंग दोगे इसको। सर पूरे रंग देंगे, हाँ जी पूरे रंग दूंगे इसको। सर पूरा गंदा नहीं कर दिया आपने? हाँ थोड़ा थोड़ा तो हो गया, पर क्या करें। तो सर हमने ये कुछ समझा, हमने ये कुछ बातें जो समझी। ये वीडियो को ये काफ़ी लंबा हो गया, वैसे तो मैं 2 ही समझा पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जब वीडियो आए उसमें हम अलजेब्रिकली मेथड को आपको डिस्कस करने वाले हैं। कि अलजेब्रिकल मेथड में 2 मेथड होते हैं। पहले तो क्या था ना कि अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड हुआ करते थे। तुम शुरुआत से रिकॉल करो कि कितने मेथड थे सॉल्व करने के पेयर्ड इक्वेशन को। सर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के आपने 2 तरीके बताए थे, एक ग्राफिकली और एक अलजेब्रिकली। ग्राफिकली में हम लोग 3 केसेस देखे हैं और तीनों केसेस पे सवाल भी किए और हमने समझा भी क्या केस था। अब बात है अलजेब्रिकली मेथड का। अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है, पहले पहले अभी नहीं, पहले 3 रूल थे अलजेब्रिक मेथड को सॉल्व करने से के। अब उसमें से क्या क्या, जब से आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है एक मेथड को उठा के फेंक दिया गया है, 2 मेथड ही बच चुके हैं। सर वो 2 मेथड का नाम क्या है? एक का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरे का नाम है, बोल बोल बोल, एलिमिनेशन मेथड। जी हाँ सर। तो सर वो थर्ड मेथड क्या था जिसको फेंक दिया गया? वो मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जी हाँ आपने सही सुना और मैंने सही बोला। तो ठीक है, क्या ये पल्ले पड़ रहा है? हाँ सर पल्ले पड़ रहा है। कैसी बात करो सर? ऐसे सर ऐसे सवाल आते हैं बोर्ड में? हाँ जी ऐसे सवाल आते हैं बोर्ड में। तो आपको मालूम चल गया होगा, है ना। ईजी है, थोड़ा टाइम टेकिंग है बट ईजी है ना। और ये टाइम इसीलिए लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा था। अगर मैं खुद बनाने पे आ जाऊँ तो सोचो। हाँ सर। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत सारा क्वेश्चन तो ये सवाल जो आपको अभी 8 या 10 मिनट में आपने समझा है वो 2 या 3 मिनट में सॉल्व करके आ जाओगे, मुझे पक्का पता है। हाँ जी सर ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में। वो इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपका पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा चैप्टर 3 के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करेंगे जो कि 2024 में पूछा गया है। जी हाँ सर। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी तैयारी करेंगे। वो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि सारे टाइप उसमें मैं सम्मिलित कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा। क्या कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी मैं मार्कर फेंक उसका समझ जाना, अब ये सेशन एंड होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।